आज हम एक ऐसे ऑनलाइन बिजनेस मॉडल पर गहराई से नजर डालेंगे जिसके बारे में काफी चर्चा होती है, ड्रॉप शिपिंग। हाँ, ड्रॉप शिपिंग। सुना तो बहुत है कि ये बिना कोई सामान खरीदे या रखे मतलब ऑनलाइन पैसे कमाने का एक तरीका है, पर बिल्कुल। क्या ये वाकई उतना सीधा है जितना लगता है? बिल्कुल यही सवाल है। इंटरनेट पर इसकी बातें सुनकर ऐसा लगता है जैसे ये कोई जादुई चिराग हो। हाँ हाँ हाँ। ऑनलाइन स्टोर खोलो और बस पैसे आने लगेंगे। पर असलियत क्या है? ये मॉडल काम कैसे करता है? इसकी बारीकियां क्या हैं? और सबसे जरूरी सवाल, हाँ, क्या 2025 और उसके बाद भी इसमें कोई दम है? ये जानना जरूरी है। बिल्कुल। आज हम इन्हीं सब पहलुओं पर बात करेंगे। हमारे पास जो जानकारी है उसके आधार पे हम इस पूरे कॉन्सेप्ट को परत दर परत खोलेंगे। कोशिश यही रहेगी कि इस चर्चा के अंत तक ड्रॉप शिपिंग की एक साफ और कह सकते हैं सच्ची तस्वीर सामने आए। हाँ, ये कैसे चलता है, क्या चुनौतियां हैं, कैसे शुरू किया जा सकता है और क्या ये वाकई किसी के लिए सही रास्ता है भी या नहीं। हाँ, क्योंकि देखो, सतही जानकारी तो बहुत मिल जाती है, लेकिन गहराई में उतरना जरूरी है। बिल्कुल। चलिए शुरू करते हैं फिर। तो सबसे पहले बिल्कुल बुनियादी बात, ये ड्रॉप शिपिंग आखिर है क्या भला? कल्पना करें कि कोई अपना ऑनलाइन स्टोर शुरू करना चाहता है, मान लीजिए फैंसी गैजेट्स बेचने का। ठीक है। तो पारंपरिक तरीके में तो उन्हें पहले वो गैजेट्स खरीदने होंगे, कहीं रखने होंगे, फिर बेचने होंगे, मतलब इन्वेंट्री मैनेजमेंट पूरा। हाँ, स्टॉक रखना पड़ेगा। ड्रॉप शिपिंग इस समीकरण को बिल्कुल पलट देता है। अच्छा। कैसे? यहाँ स्टोर मालिक वो गैजेट्स खुद नहीं खरीदता, वो एक सप्लायर या कह लो निर्माता से साझेदारी करता है, जिसके पास वो सारे गैजेट्स पहले से मौजूद हैं। ओके। तो प्रक्रिया कुछ यूं चलती है। पहला, स्टोर मालिक अपनी वेबसाइट पर उन गैजेट्स को लिस्ट करता है। अपनी कीमत लगाकर? हाँ, मान लीजिए एक स्मार्ट वॉच लिस्ट की 4,000 रुपए में। ठीक है। दूसरा, कोई ग्राहक वेबसाइट पर आता है और उस स्मार्ट वॉच का ऑर्डर देता है 4,000 रुपए का भुगतान करके। पेमेंट हो गई। तीसरा, अब स्टोर मालिक उस ऑर्डर की जानकारी अपने सप्लायर को देता है और सप्लायर की कीमत चुकाता है, मान लीजिए 2,500 रुपए। अच्छा, मतलब सप्लायर की कीमत कम है? हाँ, होलसेल कीमत। और चौथा सबसे अहम बात, सप्लायर उस स्मार्ट वॉच को पैक करके सीधे ग्राहक के पते पर भेज देता है। अरे, मतलब स्टोर मालिक ने उस स्मार्ट वॉच को देखा तक नहीं, छुआ तक नहीं? बिल्कुल नहीं। सारा लेन देन और शिपिंग पर्दे के पीछे हो गया। वाह। और जो बीच का अंतर था, 1,500 रुपए, मतलब 4,000 घटा 2,500, वो उसका ग्रॉस प्रॉफिट बन गया। एग्जैक्टली, वो उसका ग्रॉस प्रॉफिट। ये सुनने में कमाल का लगता है, बिना इन्वेंट्री का झंझट पाले बिजनेस। सही में? बिल्कुल। एक वाक्य में कहें तो आप ग्राहक और उत्पाद के बीच एक मध्यस्थ की भूमिका निभाते हैं। एक मिडिल मैन। हाँ, एक मिडिलमैन जो मार्केटिंग और बिक्री संभालता है, जबकि उत्पाद का भंडारण और शिपिंग कोई और करता है। और ग्राहक को पता भी नहीं चलता होगा शायद। अक्सर पता भी नहीं चलता कि उत्पाद सीधे आपके पास से नहीं बल्कि किसी तीसरे पक्ष मतलब सप्लायर से आ रहा है। तो ये तो हुआ सिद्धांत, मोटा मोटा समझ आ गया। लेकिन असल में इसे चलाने के लिए पर्दे के पीछे क्या क्या करना पड़ता है, कौन क्या संभालता है? देखो, इसमें मुख्य रूप से 3 किरदार होते हैं। 3? हाँ, पहला स्टोर मालिक यानी ड्रॉप शिपर, जिसका काम है एक आकर्षक ऑनलाइन स्टोर बनाना, सही उत्पादों का चुनाव करना, ग्राहकों को स्टोर तक लाना। यानी मार्केटिंग। हाँ, मार्केटिंग और ग्राहक सेवा संभालना। दूसरा किरदार है सप्लायर, जो उत्पाद बनाता है या रखता है, ऑर्डर आने पर पैक करता है और ग्राहक तक पहुंचाता है। ठीक है। और तीसरा जाहिर है ग्राहक, जो ऑनलाइन स्टोर से खरीदारी करता है। मतलब ड्रॉपशिपर का असली काम तो फिर मार्केटिंग और ब्रांडिंग का हुआ, क्योंकि उत्पाद तो सप्लायर का है, डिलीवरी भी वही कर रहा है। काफी हद तक हाँ। ड्रॉपशिपर की सफलता इस बात पर बहुत निर्भर करती है कि वो कितने अच्छे से ट्रेंडिंग उत्पाद ढूंढ पाता है। अच्छा। कितनी असरदार मार्केटिंग कर पाता है और ग्राहकों को कितना अच्छा अनुभव दे पाता है। सप्लायर एक कह सकते हैं अदृश्य पार्टनर की तरह है। लेकिन जरूरी पार्टनर। बहुत जरूरी। एक भरोसेमंद सप्लायर के बिना ये मॉडल चल ही नहीं सकता। उसकी भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। समझ गई। तो ये इतना लोकप्रिय क्यों हुआ है? मतलब हर दूसरा ऑनलाइन गुरु इसी की बात करता दिखता है आजकल। हाँ, इसकी लोकप्रियता के पीछे सबसे बड़ा कारण है कम शुरुआती लागत और कम जोखिम। ओके। सोचो, पारंपरिक रिटेल बिजनेस शुरू करने के लिए लाखों रुपए की इन्वेंट्री चाहिए। हाँ। दुकान या गोदाम का किराया और कई दूसरे खर्चे। सही बात है। ड्रॉपशिपिंग में ये सब नहीं है। जैसे गोदाम की जरूरत नहीं। नहीं, पहले से स्टॉक खरीदने में पैसा फंसाने की जरूरत नहीं। बिल्कुल नहीं। बस एक लैपटॉप और इंटरनेट कनेक्शन से घर बैठे या कहीं से भी शुरू किया जा सकता है। एग्जैक्टली। यही चीज इसे छात्रों के लिए, पार्ट टाइम कुछ एक्स्ट्रा कमाने वालों के लिए, जिन्हें साइड हसलर्स करते हैं। हाँ, साइड हसलर्स।
ये आप डिजिटल खाना बदोशों के लिए बहुत आकर्षक बनाती है। और एक और बड़ा फायदा, आप बिना ज्यादा पैसा डुबोए कई तरह के उत्पादों को टेस्ट कर सकते हैं। अच्छा, ये कैसे? मान लो आपने 10 प्रोडक्ट लिस्ट किए, हाँ 2 चले 8 नहीं चले, हाँ। तो जो नहीं चले उन्हें आसानी से स्टोर से हटा दिया, कोई डेड स्टॉक का नुकसान नहीं हुआ आपको। अरे वाह, ये तो सच में बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन हाँ, क्या ये वाकई इतना आसान है? कहीं कोई पेंच तो नहीं? क्योंकि अगर इतना ही आसान होता तो हर कोई यही कर रहा होता और सब सफल होते। यहीं पर बात आती है सिक्के के दूसरे पहलू की। देखो, ड्रॉपशिपिंग सुनने में जितना सरल लगता है ना, उतना आसान नहीं है। अच्छा। इसके अपने फायदे हैं, तो गंभीर नुकसान और चुनौतियां भी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। हाँ, जरा फायदे और नुकसान को ठीक से तौलते हैं। फायदे तो हमने देखे, कम लागत, इन्वेंट्री का झंझट नहीं, कहीं से भी काम करने की आज़ादी और उत्पादों की विशाल रेंज मिल जाती है। बिल्कुल, वो सब प्लस पॉइंट्स हैं, लेकिन अब नुकसान पर ध्यान देना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहीं अक्सर लोग मात खा जाते हैं। बताइए। पहला और सबसे बड़ा, कम मुनाफा मार्जिन। ओह, ये सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है, क्योंकि देखो, सप्लायर अपना हिस्सा लेता है, शिपिंग की लागत होती है, फिर मार्केटिंग का खर्च होता है। हाँ, एड्स वगैरह का। हाँ, तो असल मुनाफा, नेट प्रॉफिट अक्सर काफी कम रह जाता है, खासकर जब प्रतिस्पर्धा ज्यादा हो। कितना कम? अंदाजन? कई बार मार्जिन सिर्फ 10-20% ही बचता है, जिसमें से विज्ञापन का खर्च भी निकालना है, तो शुरुआत में बहुत पतला मार्जिन होता है। बाप रे। दूसरा नुकसान? तो ग्राहक तक सामान पहुंचने में हफ्ते, कभी-कभी महीने भी लग सकते हैं। और आजकल तो सबको जल्दी चाहिए। एग्जैक्टली। आज के दौर में ग्राहक तेज डिलीवरी चाहते हैं। अमेजन ने आदत डाल दी है। शिपिंग में देरी या ट्रैकिंग की समस्या से ग्राहक नाराज होते हैं और आपकी प्रतिष्ठा खराब होती है। सही बात है। और तीसरा, क्वालिटी पर कोई नियंत्रण नहीं। हाँ, ये तो आपने पहले भी कहा। क्योंकि आप उत्पाद को खुद कभी नहीं देखते, तो उसकी गुणवत्ता कैसी है ये आपको पता नहीं चलता। अगर सप्लायर ने खराब क्वालिटी का माल भेज दिया तो फंसेगा कौन? ड्रॉप शिपर। आप। शिकायतें आपको झेलनी पड़ेंगी और ग्राहक का भरोसा टूटेगा, वो दोबारा नहीं आएगा। मुश्किल है। और कोई नुकसान? चौथा, सप्लायर पर अत्यधिक निर्भरता। अगर आपका सप्लायर स्टॉक से बाहर हो जाता है या कीमतें बढ़ा देता है या मान लो भेजना ही बंद कर देता है, तो आपका पूरा बिजनेस ठप पड़ सकता है, रातों रात। हाँ। इसलिए आपके पास बैकअप प्लान होना जरूरी है, एक से ज्यादा सप्लायर। और आखिरी? पांचवां, अत्यधिक प्रतिस्पर्धा। हाँ, ये तो हो गई। क्योंकि इसे शुरू करना आसान माना जाता है, इसलिए हजारों लोग यही काम कर रहे होते हैं, अक्सर उन्हीं लोकप्रिय उत्पादों को बेचते हुए। एक ही जैसे प्रोडक्ट सब बेच रहे हैं। हाँ, तो इस भीड़ से अलग दिखना और ग्राहक बनाना बहुत मुश्किल हो सकता है। प्राइस वॉर शुरू हो जाता है। अरे बाप रे, ये तो काफी सारी चुनौतियां हैं। मतलब वो जो कम लागत वाली बात थी वो भी थोड़ी भ्रामक हो सकती है। बिल्कुल। क्योंकि अगर मार्जिन कम है और मार्केटिंग पर खर्च ज्यादा करना पड़ रहा है तो शुरुआत में तो जेब से ही पैसा जा रहा होगा। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। कम शुरुआती लागत का मतलब अक्सर सिर्फ इन्वेंट्री न खरीदने की लागत से होता है। अच्छा। लेकिन एक प्रोफेशनल स्टोर बनाने का खर्चा है, वेबसाइट होस्टिंग, थीम्स, एप्स, फिर विज्ञापन चलाने का खर्च जो बहुत महंगा हो सकता है। हाँ, फेसबुक एड्स, गूगल एड्स। और शुरुआती नुकसान झेलने के लिए भी पूंजी चाहिए। ये कोई शून्य निवेश वाला बिजनेस नहीं है। बिल्कुल नहीं। तो ये क्या है फिर? ये एक वास्तविक व्यवसाय है जिसमें रणनीति, मेहनत, मार्केटिंग कौशल और ग्राहक सेवा की उतनी ही जरूरत है जितनी किसी और बिजनेस में। इसे जल्दी अमीर बनो स्कीम समझना सबसे बड़ी गलती है, बहुत बड़ी गलती। ठीक है, तो अब जब तस्वीर थोड़ी साफ हुई है, मान लीजिए कोई इन चुनौतियों को समझकर भी इसे आजमाना चाहता है, तो व्यावहारिक रूप से शुरुआत कैसे की जाए? मतलब क्या कदम उठाने होंगे? बिल्कुल, चलिए एक रोड मैप बनाते हैं। इसे कुछ प्रैक्टिकल कदमों में तोड़ सकते हैं। हाँ, बताइए। कदम एक निश चुने। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण कदम है। बजाय इसके कि आप सब कुछ बेचने लगें, एक खास क्षेत्र चुनें। जैसे सिर्फ पर्यावरण अनुकूल उत्पाद, या पालतू जानवरों के लिए अनोखे खिलौने, या घर से काम करने वालों के लिए अर्गोनॉमिक सामान। अच्छा। इससे आप अपने टारगेट कस्टमर को बेहतर समझ पाएंगे और मार्केटिंग भी फोकस कर पाएंगे। और नीच चुनते वक्त सिर्फ अपनी पसंद देखें या कुछ और भी? नहीं, सिर्फ अपनी रुचि नहीं, बाजार की मांग भी देखनी होगी। क्या लोग इसे खोज रहे हैं? मुनाफे की संभावना देखनी होगी, क्या इसमें ठीक-ठाक मार्जिन मिल सकता है? और प्रतिस्पर्धा का स्तर भी देखना होगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये पहले से बहुत भरा हुआ है? और ये सब कैसे पता चलेगा? इसके लिए आप गूगल ट्रेंड्स यूज कर सकते हैं, कीवर्ड रिसर्च टूल जैसे सेमरश या AHRF, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे रेडिट या पिंटरेस्ट पर समुदायों को देखना, वहां क्या बातें हो रही हैं। ओके, नीश चुन लिया।
अब कदम 2, विश्वसनीय सप्लायर खोजें। हाँ, ये शायद सबसे नाजुक कड़ी है। जैसा मैंने कहा, सप्लायर ही आपके बिजनेस की रीढ़ है। कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं इसके लिए? लोकप्रिय प्लेटफॉर्म्स में AliExpress है, CJ ड्रॉप शिपिंग है, स्पॉकेट है, Zendrop वगैरह आते हैं। लेकिन सिर्फ प्लेटफॉर्म पर भरोसा करना काफी नहीं। तो क्या करें? सप्लायर चुनते समय सिर्फ कीमत न देखें, उनकी रेटिंग्स और रिव्यू ध्यान से पढ़ें। सिर्फ प्लेटफॉर्म पर नहीं, गूगल पर भी खोजें उनके बारे में। उनसे बात करके देखें कि उनका कम्युनिकेशन कैसा है, जवाब देते हैं या नहीं। और सबसे जरूरी, हमेशा सैंपल ऑर्डर करें। खुद मंगाकर देखें? हाँ, खुद उत्पाद मंगाकर उसकी क्वालिटी, पैकेजिंग और शिपिंग टाइम जांचें, इससे पहले कि आप उसे ग्राहकों को बेचना शुरू करें। एक अच्छा सप्लायर ढूंढना सोने की खान ढूंढने जैसा है। एक सवाल है, क्या AliExpress अभी भी 2025 में एक अच्छा विकल्प है, जहां क्वालिटी और शिपिंग की इतनी शिकायतें आती हैं? ये एक अच्छा सवाल है। देखिए, AliExpress शुरुआती लोगों के लिए आसान हो सकता है क्योंकि वहां उत्पादों की विविधता बहुत है और शुरू करना सरल है। हाँ, चेक नहीं। तो फिर? कई सफल ड्रॉपशिपर अब AliExpress से हटकर प्राइवेट एजेंट्स की तरफ जा रहे हैं, या स्थानीय सप्लायरों की तरफ, या स्पॉकेट जैसे प्लेटफॉर्म्स की ओर जा रहे हैं, जो तेज शिपिंग और बेहतर गुणवत्ता वाले सप्लायरों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। मतलब ब्रांड बनाने के लिए शायद AliExpress बेस्ट नहीं है। लंबे समय के लिए शायद नहीं। उस पर पूरी तरह निर्भर रहना जोखिम भरा हो सकता है। ठीक है, सप्लायर मिल गया। अब कदम 3, अपना ऑनलाइन स्टोर बनाएं। हाँ, यहाँ आपको अपनी वर्चुअल दुकान सजानी है। कौन सा प्लेटफॉर्म बेस्ट है? शॉपिफाई? शॉपिफाई शायद सबसे लोकप्रिय है और शुरुआती लोगों के लिए आसान भी है, लेकिन इसके मासिक शुल्क होते हैं। हाँ। वूकॉमर्स है जो वर्डप्रेस के साथ चलता है। ये ज्यादा लचीलापन देता है और लंबे समय में सस्ता पड़ सकता है, पर थोड़ी तकनीकी जानकारी मांगता है। और भी है? हाँ, बिग कॉमर्स और अन्य विकल्प भी हैं। रिसर्च करना होगा कि आपके लिए क्या सही है। प्लेटफॉर्म चुन लिया, फिर एक साफ सुथरी, प्रोफेशनल दिखने वाली थीम चुनें, अपना लोगो बनवाएं और सबसे जरूरी, उत्पाद के विवरण यानी प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शंस। उनमें क्या खास? उन्हें सिर्फ कॉपी पेस्ट ना करें सप्लायर की साइट से, उन्हें खुद लिखें, आकर्षक बनाएं, फायदों पर जोर दें, अच्छी तस्वीरें और हो सके तो वीडियो इस्तेमाल करें। वेबसाइट पर भरोसा जगाने वाले तत्व, जिन्हें ट्रस्ट सिग्नल्स कहते हैं, वो जरूर डालें। जैसे ग्राहकों की समीक्षाएं, सुरक्षित भुगतान के लोगो और एक स्पष्ट रिटर्न पॉलिसी। ये सब बहुत जरूरी है। ओके, स्टोर बन गया। अब कदम 4, अपनी कीमतें निर्धारित करें। हाँ, ये थोड़ा मुश्किल हो सकता है। आपको सप्लायर की लागत देखनी है, शिपिंग लागत अगर अलग से है, प्लेटफॉर्म की फीस और सबसे जरूरी, मार्केटिंग के अनुमानित खर्च को ध्यान में रखना होगा। तो कैसे करें? एक तरीका है कॉस्ट प्लस प्राइसिंग, मतलब लागत में अपना मार्जिन जोड़कर कीमत तय करना। ठीक है। दूसरा है वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग, यानी ग्राहक उस उत्पाद के लिए कितना देने को तैयार है, उसके आधार पर कीमत तय करना। रिसर्च करनी पड़ेगी। और मार्जिन कितना रखें? मार्जिन इतना रखें कि विज्ञापन और अन्य खर्चों के बाद भी मुनाफा बचे। याद रखें, कम कीमत हमेशा बेहतर नहीं होती, खासकर अगर इससे क्वालिटी या ग्राहक सेवा पर असर पड़े। कभी कभी ज्यादा कीमत रखकर बेहतर सर्विस देना ज्यादा फायदेमंद होता है। समझ गई। कीमत तय हो गई। अब सबसे मुश्किल काम, कदम 5, अपने स्टोर का विपणन, मार्केटिंग करें। हाँ, यहाँ असली खेल शुरू होता है। स्टोर बना लेना आधी लड़ाई भी नहीं है, अब लोगों को वहां लाना है, ट्रैफिक लाना है। एग्जैक्टली। और यहीं पर ज्यादातर ड्रॉपशिपर फेल होते हैं। क्यों? क्योंकि मार्केटिंग के बिना बिक्री नहीं होगी, और मार्केटिंग में पैसा और समय दोनों लगते हैं, बहुत ज्यादा। कौन से तरीके हैं मार्केटिंग के? कई तरीके हैं, जैसे सोशल मीडिया विज्ञापन। फेसबुक और इंस्टाग्राम एड्स बहुत शक्तिशाली हो सकते हैं क्योंकि आप बहुत सटीक तरीके से अपने टारगेट कस्टमर तक पहुंच सकते हैं, लेकिन इन्हें सही तरीके से चलाना सीखना पड़ता है और इसमें पैसा भी लगता है। हाँ, ये तो है। सर्च इंजन मार्केटिंग, SEM, गूगल एड्स उन ग्राहकों तक पहुंचने का अच्छा तरीका है जो सक्रिय रूप से आपके जैसे उत्पाद खोज रहे हैं, जो गूगल पे सर्च कर रहे हैं ना। हाँ। सोशल मीडिया कंटेंट, आजकल टिकटॉक और इंस्टाग्राम रील्स बहुत चलते हैं, उन पर आकर्षक वीडियो बनाकर ऑर्गेनिक पहुंच हासिल की जा सकती है, खासकर अगर उत्पाद देखने में दिलचस्प हो। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, आपकी नीश से जुड़े छोटे बड़े इन्फ्लुएंसर्स के साथ मिलकर उनके फॉलोअर्स तक पहुंचाया जा सकता है। ये भी अच्छा आइडिया है। और ईमेल मार्केटिंग, एक बार ग्राहक बन जाने के बाद उनसे दोबारा खरीदारी करवाने या संबंध बनाए रखने के लिए ईमेल लिस्ट बनाना और उसका उपयोग करना बहुत जरूरी है लॉन्ग टर्म के लिए। तो मतलब मार्केटिंग ही सबसे बड़ी लागत और सबसे बड़ा सरदर्द है ड्रॉपशिपिंग में? अक्सर हाँ, ड्रॉपशिपिंग बिजनेस का एक बड़ा हिस्सा असल में एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी चलाने जैसा है। अच्छा।
आपको लगातार विज्ञापन टेस्ट करने होते हैं, देखना होता है कि क्या काम कर रहा है क्या नहीं, और अपनी रणनीतियों को बदलते रहना पड़ता है। ये एक सतत सीखने की प्रक्रिया है, रुक नहीं सकते। ठीक है, अब आते हैं सबसे दिलचस्प सवाल पर। पैसा कितना कमाया जा सकता है? आपने शुरू में 1500 रुपए मुनाफे का उदाहरण दिया था एक स्मार्ट वॉच पर। क्या वो हकीकत के करीब है? देखो, वो एक ग्रॉस प्रॉफिट का उदाहरण था। हाँ। असल तस्वीर थोड़ी जटिल है। आपका शुद्ध लाभ, नेट प्रॉफिट निकालना होता है। वो कैसे? नेट प्रॉफिट इक्वल्स कुल बिक्री, उत्पाद की लागत, शिपिंग लागत, मार्केटिंग खर्च, प्लेटफॉर्म फीस और भी खर्चे होते हैं जैसे रिटर्न, ऐप सब्सक्रिप्शन वगैरह। अच्छा, काफी कुछ घटाना पड़ता है। हाँ, तो मान लीजिए कोई हफ्ते में 50 उत्पाद बेचता है और हर उत्पाद पर ये सारे खर्चे निकालकर 800 रुपए का शुद्ध लाभ होता है। तो ये हफ्ते के 40,000 रुपए हुए। सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है। सुनने में अच्छा जरूर लगता है, लेकिन इस आंकड़े तक पहुंचना बिल्कुल आसान नहीं है। क्यों? क्योंकि ये कई बातों पर निर्भर करता है। उत्पाद की मांग और मार्जिन। क्या उत्पाद वाकई बिक रहा है और क्या उसमें पर्याप्त मार्जिन है? मार्केटिंग की प्रभावशीलता। क्या आप कम लागत में ग्राहक ला पा रहे हैं? आपका ग्राहक अधिग्रहण लागत CAC कितना है? ये बहुत जरूरी मेट्रिक है। रूपांतरण दर, कन्वर्जन रेट। आपके स्टोर पर आने वाले कितने लोग असल में खरीदारी करते हैं? आमतौर पर 1 या 2% की दर होती है। मतलब 100 में से 1 या 2 लोग खरीदते हैं। बस इतना कम? हाँ, ये आम है। औसत ऑर्डर मूल्य। क्या ग्राहक एक बार में ज्यादा सामान खरीद रहे हैं? इसे बढ़ाने की कोशिश करनी होती है। ग्राहक का लाइफ टाइम मूल्य। क्या ग्राहक दोबारा खरीदारी कर रहे हैं? ये लॉन्ग टर्म सफलता के लिए जरूरी है। सप्लायर की विश्वसनीयता और शिपिंग। क्या डिलीवरी समय पर हो रही है जिससे ग्राहक खुश रहें और दोबारा आएं? बाप रे, मतलब वो 40,000 रुपए हफ्ते वाली बात एक आदर्श स्थिति है, सबकी हकीकत नहीं। बिल्कुल, वो एक बेस्ट केस सिनेरियो हो सकता है। तो शुरुआती महीनों में क्या उम्मीद रखनी चाहिए? क्या लोग कमाते हैं? सच कहूं तो ज्यादातर नए ड्रॉपशिपर पहले कुछ महीनों में या तो नुकसान में रहते हैं या बहुत कम कमाते हैं। ब्रेक इवन पर आ जाएं तो बड़ी बात है। ओह, क्योंकि वे सही उत्पाद खोजने में, सप्लायर जांचने में और मार्केटिंग का सही तरीका ढूंढने में पैसा और समय लगा रहे होते हैं। इसे सीखने की लागत समझिए। कुछ लोग महीनों मेहनत के बाद भी सफल नहीं हो पाते और छोड़ देते हैं। लेकिन हाँ, अगर कोई सफल उत्पाद, जिसे विनिंग प्रोडक्ट कहते हैं, मिल जाए और मार्केटिंग रणनीति काम कर जाए तो बिजनेस तेजी से बढ़ सकता है, स्केल कर सकता है। पर इसमें धैर्य और लगातार प्रयोग करने की जरूरत होती है, किस्मत भी थोड़ी। ठीक है, ये एक संतुलित नजरिया है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या 2025 और आने वाले समय में ड्रॉप शिपिंग करना समझदारी है? क्या ये मॉडल अभी भी प्रासंगिक है? पुराना तो नहीं हो गया है? हाँ, बिल्कुल प्रासंगिक है। ये मॉडल कहीं नहीं जा रहा, लेकिन एक बड़ा लेकिन है। क्या? इसका स्वरूप बदल रहा है तेजी से। वो पुराने दिन गए जब आप एली एक्सप्रेस से कोई भी सस्ता सा, अजीब सा दिखने वाला उत्पाद उठाकर एक खराब सी वेबसाइट पर डालकर और थोड़े से फेसबुक विज्ञापन चलाकर पैसे कमा सकते थे। वो दिन गए। वो दिन गए। प्रतिस्पर्धा बहुत बढ़ गई है, विज्ञापन बहुत महंगे हो गए और ग्राहक भी अब ज्यादा जागरूक और समझदार हैं। वो क्वालिटी चाहते हैं, अच्छी सर्विस चाहते हैं। तो अब सफल होने के लिए क्या अलग करना होगा? क्या चाहिए 2025 में? अब खेल सिर्फ सस्ता बेचने का नहीं रहा, अब खेल है एक ब्रांड बनाने का। ब्रांड? ड्रॉपशिपिंग में? हाँ। 2025 में सफल होने के लिए कुछ चीजें अनिवार्य हो गई हैं। 1, बेहतर उत्पाद और प्रस्तुति। सिर्फ वही ना बेचें जो हर कोई बेच रहा है। कुछ अनोखा ढूंढे या मौजूदा उत्पाद को बेहतर तरीके से प्रस्तुत करें। अच्छी फोटोग्राफी, वीडियो, एक कहानी। वैल्यू एडिशन? बिल्कुल। दूसरा, तेज और विश्वसनीय शिपिंग। लंबे शिपिंग टाइम अब स्वीकार्य नहीं है। स्थानीय सप्लायर ढूंढना या अमेरिका, यूरोप में वेयरहाउस वाले सप्लायर चुनना या थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स 3PL कंपनियों का उपयोग करना जरूरी हो गया है। तीसरा, उत्कृष्ट ग्राहक सेवा। ग्राहकों के सवालों का तुरंत जवाब देना, समस्याओं का समाधान करना और एक सकारात्मक अनुभव देना अब पहले से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। लोग अमेज़न जैसी सर्विस एक्सपेक्ट करते हैं। सही है। ब्रांडिंग और ग्राहक अनुभव। सिर्फ एक स्टोर नहीं, एक ब्रांड बनाएं जिसकी अपनी पहचान हो, अपनी आवाज हो। पैकेजिंग पर ध्यान दें अगर संभव हो। ग्राहकों से जुड़ें, सोशल मीडिया, ईमेल, और उन्हें महसूस कराएं कि वे किसी खास जगह से खरीद रहे हैं, सिर्फ एक रैंडम स्टोर से नहीं। मतलब लॉयल्टी बनानी होगी। हाँ। 5, डेटा का उपयोग। अपने ग्राहकों को समझें, अपने मार्केटिंग अभियानों के प्रदर्शन को ट्रैक करें और डेटा के आधार पर निर्णय लें, अंदाजे पर नहीं।
मतलब ड्रॉप शिपिंग अब एक साइड हसल से ज्यादा एक गंभीर पूर्णकालिक व्यवसाय की तरह बन गया है, जिसे चलाने के लिए ज्यादा कौशल और समर्पण की जरूरत है। आप बिल्कुल कह सकते हैं। जो लोग इसे अभी भी एक शॉर्टकट या सिर्फ पैसा कमाने की मशीन समझते हैं, उनके सफल होने की संभावना बहुत कम है। लेकिन जो लोग इसे एक वास्तविक ई-कॉमर्स बिजनेस के रूप में देखते हैं, ब्रांड बनाने पर ध्यान केंद्रित करते हैं, ग्राहक अनुभव को प्राथमिकता देते हैं और लगातार सीखने और सुधार करने को तैयार हैं, उनके लिए आज भी और भविष्य में भी इसमें अपार संभावनाएं हैं। तो कुल मिलाकर ड्रॉप शिपिंग मर नहीं रहा है, बल्कि इवॉल्व हो रहा है, विकसित हो रहा है। बिल्कुल, ये मॉडल खुद में शक्तिशाली है। बिना इन्वेंट्री के बिजनेस चलाने की क्षमता, ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन अब इसे चलाने के लिए ज्यादा मैच्योरिटी और व्यावसायिक दृष्टिकोण की आवश्यकता है। ये अब बच्चों का खेल नहीं रहा। चलिए तो संक्षेप में कहें तो ड्रॉप शिपिंग एक ऐसा बिजनेस मॉडल है जो कम शुरुआती लागत का एक कह सकते हैं भ्रम दे सकता है। हाँ, कुछ हद तक। लेकिन असल में सफलता के लिए मार्केटिंग कौशल, भरोसेमंद सप्लायर, उत्कृष्ट ग्राहक सेवा और एक मजबूत ब्रांड बनाने पर बहुत ज्यादा निर्भर करता है। सही कहा। ये कोई जादू की छड़ी नहीं है, बल्कि एक गंभीर बिजनेस अवसर है जिसके अपने फायदे और अपनी बड़ी चुनौतियां हैं। सफलता के लिए धैर्य, निरंतरता और सीखने की इच्छा शक्ति अनिवार्य है, बहुत जरूरी। तो आज हमने ड्रॉपशिपिंग की दुनिया की गहराई में झांका, इसकी कार्यप्रणाली, फायदे, नुकसान और भविष्य की संभावनाओं को समझा। हाँ, कोशिश तो की। ये उन लोगों के लिए एक रास्ता हो सकता है जो ई कॉमर्स में कदम रखना चाहते हैं, बशर्ते वे इसे सही उम्मीदों और पूरी तैयारी के साथ करें। बिल्कुल, होमवर्क करके आएं। यहाँ एक विचार है जिस पर आगे सोचा जा सकता है। बताइए। ड्रॉप शिपिंग में लंबे समय तक टिके रहने के लिए क्या ज्यादा जरूरी है? लगातार नए विनिंग प्रोडक्ट्स ढूंढते रहना, या फिर मार्केटिंग और ग्राहक अधिग्रहण में महारत हासिल करना, या फिर एक ऐसा ब्रांड और ग्राहक अनुभव बनाना कि लोग आपके साधारण से दिखने वाले उत्पाद के लिए भी प्रीमियम देने को तैयार हों और बार बार वापस आएं? अच्छा सवाल है। सोचिए किसी की अपनी ताकतें और कमजोरियां इस समीकरण में कहाँ फिट बैठती हैं। इस पर विचार करना दिलचस्प होगा।